हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिहार दरोगा का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं बाई केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा, और ये पब्लिश किया गया है पीडीएफ खान सर के द्वारा और 2026 के लिए है। और इसमें 744 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मान लीजिए लगभग 700 इसमें क्वेश्चन है। और ये 2026 बिहार दरोगा साथ साथ बिहार पुलिस के लिए भी रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये खान सर के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उसके साथ उसका डिस्कशन भी इसमें दिया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको बताते चले कि ये हमारा क्लास नंबर यानी पार्ट नंबर 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 में करा चुकी हूँ 1 से 100 तक क्वेश्चन, और आज हम पार्ट नंबर 2 के साथ हैं जिसमें हम 100 से लेकर 200 तक की क्वेश्चन को डिस्कशन में करवाऊंगी, क्योंकि मेरे फोन में इतना स्टोरेज नहीं रहता कि 2-3 घंटे का वीडियो इसमें बन पाए। ओके, तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर है तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ओके, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 हमारा वनस्पति अनुकूलन और वैज्ञानिक शब्दावली से यानी कि वेजिटेशन एडाप्टेशन एंड टर्मिनोलॉजी से संबंधित है। तो देखिए, एक तरफ शब्दावली दिया है और एक तरफ उसकी विशेषता क्या है और उसका तथ्य क्या दिया है, यानी कि ज़ेरोफाइटस। तो देखिए, ये मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं ज़ेरोफाइटस, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैक्टस, नागफनी और लंबी जड़ें वाली पौधे, और पत्तियों और कांटेदार पौधे होते हैं। ओके, हाइड्रोफाइटस की बात करें तो जल में उगने वाले को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटस कहते हैं, जिसमें कमल, जलकुंभी और जलीय पौधे आते हैं। ओके, हेलोफाइटस की बात करें तो दलदली और लवणीय मृदा में आते हैं, और इसमें मैंग्रोव वनस्पति होती है। ओके, और एपीफाइटस की बात करें तो दूसरे पौधा पर उगने वाला, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होकर जो पौधा उगता है उसे एपीफाइटस कहते हैं। अधिपादक जैसे ऑर्किड हो गया, ये परजीवी नहीं होते, ध्यान रखिएगा, केवल आश्रय लेते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे क्या दिया है, आगे दिया है लिथोफाइटस। तो ध्यान रखिएगा, चट्टानों पर उगने वाले को हम क्या कहते हैं, लिथोफाइटस कहते हैं। ओके, और ये कठोर चट्टानी सतह पर उगते हैं। अगला है हमारा कायोफाइटस। तो देखिए, ये बर्फ और टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकेन और मॉस हो गए। ओके, नेक्स्ट है ट्रोपोफाइटस। तो देखिए, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं और ये मौसम के अनुसार नमी बदलने वाले होते हैं, यानी कि मानसूनी वन कहलाते हैं। कौन, तो ट्रोपोफाइटस। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा सैमोफाइटस। तो देखिए, बालू या फिर रेत में उगने वाले ये पौधे होते हैं। रेगिस्तान टीलों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, सैमोफाइटस कहते हैं। अगला हमारा स्क्लेरोफाइटस। तो ध्यान रखिएगा, काष्ठी झाड़ियाँ होती हैं और ये भूमध्य सागरीय वनस्पति में पाई जाती हैं, और ध्यान रखिएगा ये मोटी छाले वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हेलियोफाइटस। तो ध्यान रखिएगा, ये सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं, यानी कि जिन्हें अधिक धूप की जरूरत होती है, वो हमारे क्या आएंगे, हेलियोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया है सियोफाइटस। तो ध्यान रखिएगा, ये छाया प्रेमी होते हैं, यानी कि घने वनों के नीचे उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, सियोफाइटस कहेंगे। अगला है कैस्मोफाइटस। तो ध्यान रखिएगा, चट्टानों के दरारों में जो पौधे उगते हैं उसे चट्टानों के बीच उसे क्या कहते हैं, कैस्मोफाइटस कहते हैं। ओके, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 101 यानी कि 101 है। देखिए, एक तरफ क्या दिया है, इसमें वन एवं कृषि संबंधी संस्थान दिए हैं और उनके मुख्यालय को क्या करना, मिलान करना। इसमें मैं सामने सामने ही दे दिया है। देखिए, भारत का प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो देहरादून में है। ओके, नेक्स्ट बात कर लें, वन प्रबंधन कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ये भोपाल में है। ओके, अगला देख लेते हैं। देखिए अगला जोधपुर में क्या है, तो ध्यान रखिएगा शुष्क क्षेत्रों में वानिकी अनुसंधान है, और जोधपुर की बात करें तो मरुस्थल और शुष्क कृषि क्षेत्र शोध कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। ओके, अगला देख लेते हैं, भारत में कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय क्या है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है वन अनुवांशिकी केंद्र कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर में है। अगला है कि वर्षा वनों पर शोध कार्यालय कहाँ पर है, तो जोरहाट में है, जो कि असम में पड़ता है। नेक्स्ट है भारत में पौधों के सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। ओके, नेक्स्ट है कि एग्रो फॉरेस्ट्री केंद्र कहाँ पर है, तो झांसी में है। नेक्स्ट है गन्ने की किस्मों का विकास कोयम्बटूर में होता है। आलू अनुसंधान केंद्र तो शिमला में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक में है। और बात करते हैं शुष्क भूमि कृषि कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। ओके, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय सवाना को हम शिकारियों की भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यानी कि लानोस चिली हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी सभी हाउंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पुस्तान हंगरी में,
और कैटरबरी न्यूजीलैंड से संबंधित है। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाने वाली निमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य कार्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यूकेलिप्टस को हम पर्यावरण का क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट है सुलास वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये नीलगिरी और अन्नाई मलाई के पहाड़ियों पर पाए जाते हैं सुलास के वन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अल्फा अल्फा क्या है? तो ध्यान रखिएगा एक प्रकार की ये क्या है? घास है अल्फा अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती की कटाई आसान हो सके? तो बांस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आग और चरने वाले पशु। ओके, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है? तो ध्यान रखिए कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है? तो मिलान करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यानी कि ए का हमारा विश्वती का क्या हो जाएगा? तो अधिपादन हो जाएगा। ओके, और भूमध्य सागरी का क्या हो जाएगा? तो काष्ठी झाड़ियाँ आती हैं उसके अंतर्गत। और तैगा का क्या हो जाएगा? तो शंकुधारी उसमें आते हैं उसमें वृक्ष। सवाना का क्या हो जाएगा? तो घास और बिखरे पेड़ आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे हम देखने वाले हैं जलधारा पर्वत पठार द्वीप एवं स्थानीय पर्वतों के बारे में इससे रिलेटेड। तो चलिए एक तरफ हमारा जलधारा दिया हुआ है और एक तरफ उसका स्थान और एक तरफ उसकी व्याख्या की हुई है। ठीक है, तो मैं सिर्फ जलधारा और उसका स्थान बताऊंगी, बाकी ये सभी आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम गल्फ स्ट्रीम की। तो देखिए ये गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म है और ये उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है, मतलब होती है जलधारा। नेक्स्ट है क्यूरोसिया। तो देखिए ये गर्म जलधारा है और उत्तरी प्रशांत से संबंध रखती है। ओके, हम्बोल्ट और पेरू की बात करें तो ये ठंडी जलधारा है और ये दक्षिणी प्रशांत में बहती है। नेक्स्ट है लेब्राडोर, तो ठंडी है और ये उत्तरी अटलांटिक में ओके इससे संबंधित है। कैनारी की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा ये भी ठंडी है और उत्तरी अटलांटिक से संबंध रखती है। अगला है अगुलहास, तो ये गर्म है और हिंद महासागर की जलधारा है। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे देख लेते हैं। अगला है बेगुएला, तो ध्यान रखिएगा ये ठंडी हमारी जलधारा है और दक्षिणी अटलांटिक से संबंध रखती है। ओयासियो, ध्यान रखिएगा ये ठंडी है और ये भी उत्तरी प्रशांत में है। ब्राजील धारा की बात करें तो गर्म जलधारा है और दक्षिणी अटलांटिक से संबंध रखती है। अगला है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई, तो ये ठंडी है और ये हिंद महासागर में चलने वाली जलधारा है। नेक्स्ट हमारा अलास्का, तो ध्यान रखिएगा अलास्का हमारी गर्म जलधारा है और उत्तरी प्रशांत से संबंध रखती है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 117 दिया है हमारा विश्व की प्रमुख स्थानीय पौने और उनके क्षेत्र से संबंधित दिया है और उनके स्वभाव से। तो आप इसका तथ्य व्याख्या पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता कि मैं 1.5-2 घंटे का इसमें वीडियो बना पाऊँ। तो देखिए चिनूक की बात कर लेते हैं, तो ये रॉकी पर्वत की पौने हैं और ये यूएसए कनाडा में बहती है। बात करें फ़ोन की तो आल्पस पर्वत की है और स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये सिरोको की बात करें तो सहारा से है और ये इटली से संबंध रखता है। नेक्स्ट है हरमट्टन की बात कर लेते हैं तो सहारा से गिनी तट तक है। ओके, मिस्ट्रल की बात करें तो फ्रांस स्पेन में है, वैली में है। और बोरा की बात करें तो एड्रियाटिक सागर की ये पवन है और ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट है डू की बात करें तो ये उत्तर भारत और पाकिस्तान में बहती है। ओके पवन। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक फिल्डर, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। नेक्स्ट है खमसीन, तो मिस्र से संबंधित है। जोनरा की बात करें तो अर्जेंटीना और उरुग्वे से है। नेक्स्ट है सिमोम पवन, तो देखिए ये अरब मरुस्थल में बहने वाली हमारी क्या है? तो पवन है। नेक्स्ट है ब्लिजार्डन, तो टुंड्रा और ध्रुवीय क्षेत्र से संबंध रखती है। हबूब की बात कर लें तो सूडान से है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे देखने वाले हैं पर्वत श्रेणियां और पठार निम्नलिखित स्थल कृतियों की उनकी अवस्थिति और विशेषता, यानी कि कौन सी पर्वत या फिर पठार कहाँ पर अवस्थित है। ओके, बात कर लेते हैं एंडीज की, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। रॉकीज पर्वत की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में है। एटलस की बात करें तो ये अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है।
आल्प्स की बात कर लें तो मध्य यूरोप में है। ग्रेट डिवाइडिंग की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट है यूराल, तो ध्यान रखिएगा ये रूस में स्थित है। अपलेशियन तो ये यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित है। डेक्कन स्वर्ग की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। और पिरेनीज की बात करें तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर ये पठार स्थित है। नेक्स्ट है पोतवार पठार, तो पाकिस्तान में है। और सांत पठार की बात करें तो म्यांमार में है। ओके, और अगला है अनातोलिया, तो ये अनातोलिया ध्यान रखिएगा ये तुर्की में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है कि विश्व के प्रमुख द्वीप यानी मेजर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि द्वीपों को उनके अधिकार क्षेत्र महासागर से सुमेलित करना है, यानी कि कौन से द्वीप कहाँ पर स्थित है। ओके, बात कर लेते हैं। देखिए ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड द्वीप की बात करें तो ये डेनमार्क में स्थित है। न्यू गिनी की बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो की बात कर लें तो एशिया में स्थित है और इसमें एशिया के 3 देश शामिल हैं। और देखिए कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनोई है। ओके, इस भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता को विशिष्ट बनाती है। इसमें एशिया के 3 देश शामिल है, ध्यान रखिएगा इस द्वीप में, बोर्नियो में। ओके, नेक्स्ट अगला है हमारा मेडागास्कर, तो ध्यान रखिएगा मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर ये हिंद महासागर में ये द्वीप क्या है स्थित है। सुमात्रा द्वीप की बात करें तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं हम होसू द्वीप की, तो ध्यान रखिएगा होसू द्वीप ये जापान में स्थित है। जावा की बात कर लेते हैं तो जावा भी हमारा कहाँ पे है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है बैफरिन द्वीप, तो ध्यान रखिएगा ये कनाडा में स्थित है। लुजोन की बात करें तो फिलीपींस में स्थित है। और विक्टोरिया की बात करें तो ये भी कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है अल्सर मेरे द्वीप, तो कनाडा में स्थित है। और सुलावेसी द्वीप की बात करें तो इंडोनेशिया में स्थित है। ओके, अगला है रियूनियन द्वीप, तो ध्यान रखिएगा रियूनियन द्वीप हमारा ये हिंद महासागर में स्थित है। ओके, और सुकांट्रा की बात करें तो ये यमन में स्थित है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि सारगैसो सागर किस महासागर की एक विशेषता है जहां तटरेखा नहीं पाई जाती है। नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में तटरेखा नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड का संबंध किस वायुदाब पेटी से, तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध उपोष्ण उच्च वायुदाब से, यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अल एनिनो के आगमन का संकेत देती है, तो एल एनिनो का संकेत पेरू तट पर गर्म जलधारा का प्रकट होना ये संकेत देती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी और राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा के द्वीप में ब्रह्मपुत्रा नदी में है द्वीप ये, और ये असम राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पौने हैं, ये पौनों का नाम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो जापान के प्रमुख द्वीप हैं उनका क्रम देखिए क्या है, तो होकाइडो, होशु, शिकोकू और क्यूशु है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा पामीर की पठार को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डियागो गार्सियो द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो यूराल जो कि रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस जलधारा, ध्यान रखिएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का गर्म कमल कहा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है कि सेनकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देश के बीच विवाद है, तो ध्यान देखिएगा चीन और जापान के बीच, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फेरल का नियम किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा फेरल का नियम ये पवनों की दिशा के विक्षेपण से क्या है संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये बैरन द्वीप में स्थित है और ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ओके, अब आइए अगला हमारा जो टॉपिक दिया है सौरमंडल, मृदा, मिट्टी, प्रमुख नहरें और पशु नस्लें से। सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ग्रह पिंड दिया है, यानी कि प्लैनेट्स दिया है और उसकी विशेषता दिया है। ओके, और यहाँ पे उसका
व्याख्या भी किया हुआ है। ओके, चलिए सबसे पहले ग्रह पिंड दिया है, फिर विशेषता और उसके बारे में तथ्य दिया है। यहाँ पे वाक्य आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, यानी कि बुध प्लेनेट की। ध्यान रखिएगा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह हो जाएगा। ओके, शुक्र की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन और सबसे गर्म ग्रह कौन से, शुक्र है। ओके, नेक्स्ट है नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा हम पृथ्वी को कहा जाता है। अगला है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। लाल धब्बा किस ग्रह पर है, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा ग्रह भी क्या है, बृहस्पति है। ओके, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ओके, और ये भी ध्यान रखिएगा शुक्र को हम सांझ का तारा कहते हैं। नेक्स्ट है शनि, तो वलयों वाला या फिर पानी से कम घनत्व, यानी कि इसका घनत्व इतना कम है कि यह पानी में तैर सकता है, ये ऐसा ग्रह है। कौन, तो शनि। नेक्स्ट है अरुण ग्रह के बारे में बात करें तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को कहते हैं। और ये अपनी धुरी पर अधिकतम झुकाव के कारण ऐसा है, ठीक है, लेटा हुआ है। नेक्स्ट है वरुण ग्रह, तो हरे रंग का ग्रह है। और ध्यान रखिएगा मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह कैसा दिखता है, तो हरे रंग का दिखता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है गैनीमीड, तो ध्यान रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है। और ये बृहस्पति का उपग्रह है। ये भी पूछा जा सकता है कि गैनीमीड किसका उपग्रह है, ध्यान रखिएगा किसका है, बृहस्पति का है। ओके, टाइटन की बात कर लेते हैं, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन, तो टाइटन। ओके, और ये एकमात्र उपग्रह जहां सघन वायुमंडल है। ध्यान रखिएगा सघन वायुमंडल किस उपग्रह में, तो ध्यान रखिएगा टाइटन का। और ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये भी ध्यान रखिएगा ये शनि का है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फिबोस और डिमोस, तो ये किसके हैं उपग्रह, ये किसके उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ये भी ध्यान रखिएगा डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा क्या है, उपग्रह। नेक्स्ट है सीरियस, तो सबसे चमकीला तारा है। और यह रात के आकाश में चमकीला तारा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रैक्सिमा सेंचुरी, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी के निकटतम तारा, यानी सूर्य के बाद सबसे निकटतम कौन है, प्रैक्सिमा सेंचुरी है। ओके, और लगभग इसकी दूरी क्या है, 4.2 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है चंद्रमा की बात कर लेते हैं, तो ये जीवाश्म ग्रह है, यानी कि फॉसिल प्लेनेट है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्षुद्र पेटी, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। ये पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रह पेटी किसके किसके बीच, ध्यान रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच है। और छोटे चट्टानी पिंडों का क्या है, इसमें समूह है। नेक्स्ट है प्लूटो, तो ये हमारा क्या है, बौना ग्रह है। ओके, और 2006 में इस ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था प्लूटो को। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा मृदा की प्रकार, उनके क्षेत्र, फसल, विशेषता, यानी कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलोढ़, तो ध्यान रखिएगा ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, जलोढ़। और कितने प्रतिशत, तो 43%। इसमें वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पोटास की क्या होती है, प्रचुरता होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है हमारा काली मिट्टी, तो ध्यान रखिएगा ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। ओके, और आगे देखिए ये गीली होने पर फूलती है और सूखने पर धरारी इसमें पड़ती है। और ये कपास के लिए क्या है, सर्वोच्च में सबसे अच्छा है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। ओके, उपजाऊ होती है अधिकतर। नेक्स्ट है लाल मिट्टी की बात करते हैं, इसमें लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और ध्यान रखिएगा ये तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाती है, कौन सी, तो लाल मिट्टी। नेक्स्ट है लेटराइट, तो ध्यान रखिएगा ईंट बनाने के लिए उपयुक्त की जाती है, कैसी मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी। और ये निश्चालन होती है और इस निश्चालन प्रक्रिया से बनती है। और ये अधिकतर केरल और मेघालय में पाई जाती है। ओके, मरुस्थलीय मिट्टी, तो ध्यान रखिएगा ये मोटे अनाज के लिए, यानी कि बाजरा और ज्वार उगाने के लिए ये उपजाऊ होती है। और ये राजस्थान और पश्चिम भारत में अधिकतर पाई जाती है। ओके, अगला है हमारा लवड़ी या फिर क्षारीय मिट्टी की बात करें तो इसमें जिप्सम का प्रयोग कर इसको सुधारते हैं और इसे ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे ऊसर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीट या फिर जैविक, तो भारी वर्षा या फिर उच्च आर्द्र के लिए होता है और ये केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है पर्वतीय, तो ध्यान रखिएगा चाय और कॉफी के बागान के लिए है और ढलानों पर पाई जाने वाली क्या है, मिट्टी है। नेक्स्ट है खादर की बात करें तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और ये बाढ़ के मैदानी की उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी बाढ़ आने के बाद जो आती है वो नई जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। बांगर की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाने वाली कंकड़ होती है। ओके, करेवा की बात करें तो इसमें केसर की खेती की जाती है। ओके, और ये कश्मीर हिमालय की झील के निक्षेप होती है। अगला हमारा चरनोजेम, तो विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा चरनोजेम है, इसे काली पृथ्वी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये स्टेपी क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। नेक्स्ट है पोडजोल, तो कोड़धारी वनों की मिट्टी होती है और ये ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित होती है और ये कैसी होती है, राख जैसी होती है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला हमारा टेरा रोसा, ध्यान रखिएगा चूना पत्थर क्षेत्र की लाल मिट्टी होती है और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। अगला है रेह कल्लर, ध्यान रखिएगा लवड़ी मिट्टी का स्थानीय नाम है और ये पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। अगला है दोमट, तो रेत गाद और मृतिका का मिश्रण होता है और ये कृषि के लिए क्या है, मतलब ठीक ठाक है, संतुलित मिट्टी होती है दोमट। ओके,
तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारी किससे संबंधित, तो विश्व एवं भारत की प्रमुख नहरों से, यानी कि विश्व और भारत दोनों के बीच जो हमारी नहरें हैं उसमें देखने वाले हैं कि वो नहरें का जुड़ाव किस सागर के साथ साथ है। ओके, और व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं है तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगी। ओके, अब वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसमें है स्वेज नहर, तो ध्यान रखिएगा स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है। पनामा नहर की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कील नहर की बात करें तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ओके, इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये सतलज और ब्यास का संगम है। ओके, बकिंघम नहर की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। ओके, दोनों के बीच है। सरहिंद नहर की बात करें तो ये सतलज नदी पर है और ये ध्यान रखिएगा पंजाब में स्थित है। अगला है शारदा नहर, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है। कौन सा नहर, तो शारदा नहर। अगला है त्रिवेणी नहर, तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर तो ये गंडक नदी पर है और ये कहाँ पर है, बिहार में। ओके, नेक्स्ट है ग्रैंड कैनाल, ध्यान रखिएगा ये चीन में स्थित है। और सू नहर की बात करें तो सुपीरियर और हामुन झील है, झील को जोड़ता है। कौन, तो सू नहर। ओके, सुपीरियर और हामुन झील को जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए आगे हम बात कर लेते हैं वेटलैंड नहर की, तो इरी झील और ओटारियो झील को जोड़ता है। एरी नहर की बात करें तो ये महान झीलें और न्यूयॉर्क को जोड़ता है। केपी नहर की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। क्रो नहर की बात करें तो थाईलैंड में है। और लुडविग नहर की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। आइए अब हम आगे देखने वाले हैं प्रमुख पशु और उनकी नस्लें, यानी कि कौन से पशु की कौन सी नस्लें हैं। ओके, तो सबसे पहले साहिवाल की बात करें तो साहिवाल किस की नस्ल होती है, तो ये गाय की होती है। ओके, आगे हमारा मुर्रा दिया है तो ये भैंस की नस्ल है, वो भी दुधारू है। भदावरी की बात करें तो ये भी भैंस की नस्ल है और सर्वाधिक वसा इसमें पाई जाती है। किसमें, भदावरी भैंस में। नेक्स्ट है गीर, तो ध्यान रखिएगा ये गाय की है और गुजरात में अधिकतर पाई जाती है गाय की नस्ल। और जमुनापारी बकरी की नस्ल है। और सानीन की बात करें तो ये भी बकरी की है लेकिन ये विदेशी हो जाएगी। और जमुनापारी क्या है, भारतीय नस्ल की है। पश्मीना की बात करें तो ये भी बकरी है और चांगथांगी है। रीनो की बात करें तो भेड़ की नस्ल है और ये विदेशी है। अंगोरा की बात करें तो खरगोश और बकरी दोनों की नस्ल है। गच्छी की बात करें तो ये भेड़ की नस्ल है और हिमाचली भेड़ की है। ओके, कड़कनाथ की बात कर लेते हैं, ये कैसी नस्ल है, तो मुर्गा की नस्ल है यानी चिकन की। नेक्स्ट है मारवाड़ी, तो घोड़ा की नस्ल है। और जफराबादी की बात करें तो ये भैंस की है और ये भारी भैंस की है। ओके, कॉकरेज की बात कर ले तो ये गाय की नस्ल है एक प्रकार की। बीकानेरी की बात करें तो ये भी हमारी ऊँट की नस्ल है। और अमृतमहल की बात करें तो ये गाय की नस्ल है और कैसी, तो भारा वाहक गाय की है। ओके, तो चलिए आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि ब्लैक रोलर क्या है, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी होती है। अगला है भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये 2015 में स्वस्थ धरा और खेत हरा शुरू किया गया था और इसका ये नारा था 2015 में। ओके, अगला है कि पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी कि लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला है गरीब की गाय किसे कहा जाता है, तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। अगला है हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा राठी भैंस की नस्ल नहीं है। बाकी सुरती, नीला रावी और मुर्रा सभी हमारी भैंस की क्या है, ये नस्ल है। नेक्स्ट है वो कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करता है, तो ध्यान रखिएगा शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत में क्या करता है, अपना घूर्णन करता है। ओके, रोटेशन करता है। नेक्स्ट है कि शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य लाभ मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण करना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कील नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा कील नहर ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये अविकानगर में स्थित है और ये राजस्थान में पड़ता है। अगला है कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे, तो ध्यान रखिएगा ये बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है, ध्यान रखिएगा ये निस्क्षालन प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है गाय की थार पारकर नस्ल मूल रूप से कहाँ की है, तो ध्यान रखिएगा मूल रूप से सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान प्रांत की है। अगला क्वेश्चन है कि सुपर मून की स्थिति कब होती है, तो ध्यान रखिएगा सुपर मून की स्थिति कब होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा तो सुपर मून की क्या हो जाएगी, स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम त्रिवेणी नहर है। गंडक का दूसरा नाम क्या है, त्रिवेणी नहर हो जाएगा। आइए अगला देखिए, यहाँ से हमारा इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू है और ये सभी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं
देखिए आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं और इसमें हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला दिया है कि वारेन हेस्टिंग। तो देखिए वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और ध्यान रखिएगा इसने घेरे की नीति भी अपनाई थी। ओके, घेरे की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त और सिविल सेना का जनक भी था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं। तो देखिए सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ध्यान रखिएगा सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है हमारा लॉर्ड डलहौजी। तो ध्यान रखिएगा राज्य में के हड़प की नीति किसके द्वारा लाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसके द्वारा ही सबसे पहले रेलवे को भी लाया गया। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। तो ध्यान रखिएगा प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया था। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ध्यान रखिएगा पिंडारियों का दमन आंग्ल नेपाल युद्ध में सबसे बड़ी इसमें भूमिका थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड एलनबरो। तो ध्यान रखिएगा दास प्रथा का अंत इसने ही करवाया था 1843 में। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं वायसराय एवं मुख्य घटनाएं, यानी कि इसमें सुमेलित करना है वायसराय और उनके प्रमुख घटनाओं से 1857 से लेकर के 1905 तक है इसमें। ठीक है, देखिए लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 की क्रांति और भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो आक्रमणीय का नीति अपनाए और अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड मेयो की बात करें तो भारत में जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी 1872 में। अगला है लॉर्ड लिटन। ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इसको सहभागिता कहा गया था लॉर्ड लिटन को। अगला है लॉर्ड रिपन। देखिए तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया था किसे? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड डफरिन को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय किसे आता है? लॉर्ड डफरिन को जाता है। अगला है लॉर्ड लेंस डाउन। तो डुरंड रेखा का निर्धारण किसने करवाया था? तो लॉर्ड लेंस डाउन ने। और ध्यान रखिएगा डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को कहते हैं। अगला है लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा बंगाल का विभाजन का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। कब? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके, आइए अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा ये गांधी युग एवं स्वतंत्रता की ओर है, यानी कि कब से कब तक है? तो ध्यान रखिएगा 1905 से लेकर के 1947 तक के इसमें दिए गए इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए बाई खान सर के द्वारा। उसी का पीडीएफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय फूट। ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना इसमें हुई 1906 में। कहाँ पर? तो सूरत में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो दिल्ली दरबार उसमें लगी 1911 में। ओके, और उसी समय राजधानी परिवर्तन किया गया, यानी कि पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। फिर उसके बाद कलकत्ता से क्या? नई दिल्ली की गई। ठीक है, दिल्ली दरबार के तहत 1911 में। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट भी इसी समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग के समय ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और काकोरी कांड भी हुआ। ठीक है, और ध्यान रखिएगा लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका आप ध्यान रखिएगा यहूदी वायसराय एकमात्र सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड रीडिंग ही था। ओके, लॉर्ड इरविन की बात करें तो साइमन कमीशन इसी समय आया, लॉर्ड इरविन के समय ही, और गांधी इरविन समझौता भी इरविन के समय हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिंथगो। तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय था? तो लॉर्ड लिनथिंगो के समय था। और अगस्त प्रस्तावना भी इसी के समय था। अगला है हमारा लॉर्ड वेवेल। तो ध्यान रखिएगा शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन इसी के समय हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, अब देखिए आगे इसमें हम देखने वाले हैं उपनाम एवं विशिष्ट तथ्य के बारे में। यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं। ओके, देखिए सिविल सेना का जनक किसे कहा गया? तो अभी बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा गया। बंगाल का शेर तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा गया, और वो स्वयं को ये खुद कहता था बंगाल का शेर। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है एकमात्र यहूदी वायसराय, अभी मैंने बताया लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जीजी यानी कि सी राजगोपालचारी थे। प्रेस का मुक्तिदाता किसने कहा? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया। ओवेन मेरेडिथ किसे कहा गया? तो लॉर्ड लिटन को कहा गया। और अहस्तक्षेप की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो सर जॉन सोर के द्वारा अपनाई गई। ओके, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग था, जिसने सती प्रथा को क्या किया? बैन किया था। और ध्यान रखिएगा कब? 1829 में। और किसके सहयोग से? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ओके, और सबसे पहले रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो देखिए 1853 में मुंबई से ठाणे तक की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ओके,
नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला है कि बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया? तो ध्यान रखिएगा ये किया लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, राज्य हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो सतारा था। सबसे पहला हड़पा गया राज्य कौन था? तो सतारा था। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1911 में बताए थे अभी कि दिल्ली दरबार के तहत। ओके, यहाँ पे लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लागू किया गया? किसने लागू किया था? तो ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर एक्ट ये लॉर्ड रिटन के द्वारा लागू किया गया था। ओके, और ध्यान रखिएगा इसे गैंगिंग एक्ट या फिर मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? यानी कौन किसने किस वायसराय के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि इल्बर्ट बिल विवाद का संघर्ष किससे था? ध्यान रखिएगा ये था भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सहायक संधि। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा इसको स्वीकार किया था हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ध्यान रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ, भारत किसके समय में आया था इसमें? मतलब कि भारत कैबिनेट मिशन जब हुआ 1946 में, उस समय कौन वायसराय था इसमें पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेवेल के समय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कुशासन के आरोप में डलहौजी ने किस राज्य का विलय किया था? तो ध्यान रखिएगा अवध का 1856 में, और नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना 1972 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा मेयो के समय में हुई थी। और ध्यान रखिएगा ये नियमित जनगणना थी 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया इसका? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय वायसराय कौन थे? ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग फेंस या घेरे की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से था? तो ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग से था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई, तो ध्यान रखिएगा ये कौन था? तो मेयो की हत्या एकमात्र ये ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या भारत में हुई। ओके, और ध्यान रखिएगा एक कैदी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी और अंडमान और निकोबार में इसकी हत्या की गई। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखिएगा ये लिन लिथको के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सारधा अधिनियम बाल विवाह निषेध किस वायसराय के समय ये पारित किया गया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड इरविन के समय 1929 में शुरू किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पित्रादुरा शैली का संबंध किससे है? मुगल काल से जुड़ा बोनस प्रश्न है, मतलब कि मुगल काल से संबंधित है कि पित्रादुरा शैली किससे संबंध रखता है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारा संगमरमर पर नक्काशी है, और ये किस समय होती थी? तो मुगल काल के समय होती थी पित्रादुरा। और उस पित्रादुरा शैली है और इसमें क्या करते थे कि संगमरमर पर क्या करते थे? फूलों की नक्काशी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा आधुनिक भारत संस्था एवं संस्थापक से कि कौन से संस्था के संस्थापक कौन है, इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हमारा दिया है आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय थे। और कब किए? तो 1815 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके भी राजा राम मोहन राय थे और 1888 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है तत्वबोधनी सभा। तो ध्यान रखिएगा तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। और कब हुआ? तो 1839 में इसका स्थापना हुआ। ओके, नेक्स्ट इसमें आगे देख लीजिए। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराम और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ 1867 में। आर्य समाज के संस्थापक तो दयानंद सरस्वती थे और ये मुंबई से किए और 1875 में। ओके, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की तो स्वामी विवेकानंद ने किया। कब? 1897 में। ओके, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ज्योतिबा फुले थे। कब? तो 1873 में इन्होंने किया। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ध्यान रखिएगा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कोट ने किया और न्यूयॉर्क में। कब? तो 1875 में इसकी स्थापना हुई। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है। राजनीतिक संस्थाएं दी हैं और कांग्रेस और पूर्व एवं समकालीन यानी कांग्रेस से पहले या उसके समय जितनी भी संस्थाएं थी उनके बारे में दिया कि कौन से संस्थापक हैं
किस संस्था के। ओके, तो सबसे पहला हमारा दिया है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा द्वारकानाथ टैगोर थे और ये भारत के प्रथम राजनीतिक संस्था थी। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1838 में की गई। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में और लंदन में की गई। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा इंडो एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन, ये दोनों ही थे, और इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1906 में हुई थी और आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। कहाँ पे, तो ढाका में। नेक्स्ट है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे, ध्यान रखिएगा 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है होम रूल की स्थापना, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों के द्वारा किया गया। कब, तो 1916 में किया गया था। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो 1905 में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है क्रांतिकारी एवं वामपंथी संगठन से। ठीक है, कि कौन से क्रांतिकारी किससे संबंध रखते हैं। ध्यान रखिएगा अभिनव भारत संगठन की बात करें तो वीडी सावरकर के द्वारा था, 1904 में किया गया। अनुशीलन समिति की बात करें तो इसमें जो क्रांतिकारी थे पी मित्रा और वारिंद्र घोष थे और ये प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। HRA की बात करें तो सचिंद्र सान्याल थे और 1924 कानपुर में हुआ। HSRA की बात करें चंद्रशेखर आजाद 1928 दिल्ली में की गई। स्वराज पार्टी की बात करें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नौजवान भारत सभा की बात करें तो भगत सिंह के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए अगला है हमारा आजाद हिंद फौज, तो ध्यान रखिएगा रास बिहारी बोस थे सबसे पहले इसमें अध्यक्ष। 1942 में इसका स्थापना हुआ और बाद में इसके अध्यक्ष कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस बन गए। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला हमारा शैक्षिक एवं दलित महिला उत्थान संस्था, यानी कि जितने भी महिला या फिर दलित संस्थाएं हैं वो किससे संबंधित हैं उसको देखने वाले। ध्यान रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स ने संस्थापक थे इसके 1784 में। बेच्चू की बात करें तो इसकी स्थापना किसको श्रेय जाता है, मदन मोहन मालवीय जी को, और 1915 में इन्होंने बेच्चू की स्थापना की थी। अगला है अलीगढ़ आंदोलन, तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है और 1875 में। विश्व भारती की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी इसकी स्थापना 1921 में। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था और 1924 में। अगला है हरिजन सेवक संघ, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1932 में। अगला है RSS, तो KB हेडगेवार के द्वारा 1925 में। और नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, और कब, तो 1951 में। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ से आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा था MG रनाडे, महादेवा गोविंद रनाडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा बी करेक्ट होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो ध्यान रखिएगा हेनरी विवियन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी, किसके द्वारा की गई थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये के श्रीधरालू नायडू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती दल संगठन किसने बनाया था, ध्यान रखिएगा ये बनाया गया था खान अब्दुल गफार खान के द्वारा। अगला है हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तलैंग इसमें शामिल थे। और ध्यान रखिएगा इन्हें बॉम्बे का त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा इन तीनों लोगों को। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा MN रॉय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है महिलाओं के लिए भारत स्त्री महामंडल 1910 की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखिएगा ये सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। अगला है कि सोशल सर्विस लीग 1911 में किसने स्थापित की, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहनुमाई मजदायसन सभा यानी कि पारसी सुधार आंदोलन से कौन संबंधित है इसमें पूछ रहा है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। दादा भाई नौरोजी भी शामिल हैं, SS बंगाली भी, नौरोजी फरदोंजी भी
यानी कि ऑप्शन बड़ी उपयुक्त सभी, और ये 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अगला है कि देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि शारदा सदन विधवाओं के लिए स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा पंडित रमाबाई के द्वारा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना 1920 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, तभी हम वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।